हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे आप लोग। तो आप लोग के लिए एक स्पेशल वीडियो सीरीज लाया हूं जो कि न्यू पैटर्न सीबीएसई के बेस पे है। तो इसमें हमने हर सब्जेक्ट का, जैसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन, सभी सब्जेक्ट का जो न्यू पैटर्न का क्वेश्चन बना हुआ है जो पेपर में आपके फर्स्ट टर्म में आने वाले हैं, तो सभी चैप्टर का और आपको सीरीज वाइज प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं बेटा। और अगर आप इस पूरी सीरीज को, पूरे वीडियो के आप अगर अच्छे से ध्यान से पढ़कर लिखते हैं, लिख कर आप नोट करते हैं, तो 100% फुल मार्क्स की गारंटी है। तो आप पूरा लेक्चर वीडियो देखिए और जैसा भी लगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसको सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मैं चैप्टर को स्टार्ट करता हूं बच्चा पार्टी। हमारे पास इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है द स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट ऑन द लिविंग सिस्टम इज कॉल्ड। तो जो स्टडी ऑफ फोर्सेस और लिविंग सिस्टम पे जो स्टडी होती है उसे हम सब क्या बोलते हैं? उसे हम सब बायोमैकेनिक्स बोलते हैं। हमारे पास इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है हु रोड ऑन द मोशन ऑफ एनिमल्स इन द 4th सेंचुरी BC। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो जिन्होंने लिखा है उनका नाम क्या है? हमारे पास जो ऑप्शन नंबर डी में एरिस्टोले है, उनका नाम वही है। हमारे पास इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है द सर्कुलर मोशन कंबाइनिंग फ्लेक्शन। तो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन और एडक्शन का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम सब सर्कमडक्शन कहते हैं। तो ये वाला जो प्रॉब्लम है हमारे पास मूवमेंट पे है। तो इसमें पूछा हुआ है इफ़ वन स्ट्रेटन वंस लेग, मतलब जो हमारा लेग है उसे अगर मैं सीधा करता हूँ, मान लो कि ये मेरे पास लेग है, तो उसे अगर मैं सीधा करता हूँ तो ये जो मेरे पास जॉइंट यहाँ पर नी जो है वो कैसा हो रहा है? तो उसमें एंगल देखो इंक्रीज हो रहा है ना। तो ये कौन सा मूवमेंट हो जाएगा? ये मेरे पास एक्सटेंशन हो जाएगा। ये वाला प्रॉब्लम भी हमारे पास एक मूवमेंट पर बेस है। द मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स लेटरली अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ योर बॉडी। तो अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ योर बॉडी मतलब यदि मैं एग्जांपल दूं तो मान लो ये मेरे पास एक ह्यूमन है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग है यहाँ पर। तो अवे फ्रॉम द बॉडी मतलब कि इस वाले पोर्शन में देखूँ तो जॉइंट से मिडल जो है हमारे पास, मिडल ऑफ द बॉडी से अवे मतलब मान लो कि मैं हाथ की बात करता हूँ तो ये इस तरफ जाएगा और ये भी मेरे पास इस तरफ जाने वाला है, ठीक है। तो मेरे पास मान लो ऐसे यहाँ पर आ सकते हैं हैंड्स। तो ये जो मूवमेंट होती है ये कौन सी मूवमेंट है? इसमें मिड लाइन ऑफ द बॉडी से अवे जा रहे हैं, इसीलिए हमारे पास ये जो ऑप्शन अबडक्शन है वो सही आएगा। हमारे पास इस प्रॉब्लम में है ड्यूरिंग अबडक्शन। तो अबडक्शन द आर्म्स मूव। तो अबडक्शन के बारे में हम सब जानते ही हैं क्या होता है हमारे पास। मान लो कि ये मेरे पास बॉडी है, तो अबडक्शन में ऐसा होता है कि मिड लाइन से, बॉडी के मिड लाइन से हमारे पास जो जॉइंट्स हैं वो कहाँ चल जाते हैं? अबडक्शन है, इसीलिए अवे फ्रॉम दी बॉडी चल जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही आ रहा है? अवे फ्रॉम दी बॉडी। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ हमारे पास द सिंपलेस्ट पॉसिबल जॉइंट मूवमेंट इज। तो सिंपलेस्ट पॉसिबल जॉइंट मूवमेंट इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरे पास ग्लाइडेड मूवमेंट। ऐसा इसलिए क्योंकि इस मूवमेंट में क्या होता है हमारे पास एक बॉडी पे जो हमारे पास यहाँ पर एक सरफेस के ऊपर हमारे पास दूसरा बॉडी यहाँ पर मूव कर सकता है, ठीक है। और इस मूवमेंट में मेरे पास नो एंगुलर और साथ ही साथ हमारे पास रोटेशनल मोशन ऐड करते हैं। तो ग्लाइडिंग मूवमेंट में मेरे पास यहाँ पर एंगुलर और रोटेशनल मोशन इन्वॉल्व नहीं होते हैं, नॉट इन्वॉल्व्ड, ठीक है। तो इसीलिए मेरे पास जो सबसे सिंपलेस्ट जॉइंट मूवमेंट होता है वो ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है। इस प्रॉब्लम में हमारे पास दिया हुआ है मूविंग अ बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द बॉडीज मिड लाइन एंड बैक ऑफ द मिड लाइन रिप्रेजेंट टू मूवमेंट्स नोन एज। तो मिड लाइन से हम सब अवे फ्रॉम द बॉडी करते हैं तो हमारे पास वो क्या बन जाता है? अबडक्शन बन जाता है, ठीक है। और टुवर्ड्स द बॉडी करते हैं तो वो क्या बन जाता है? मेरे पास एडक्शन बन जाता है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही आ जाएगा? तो मेरे पास जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पर सही आ रहा है। हमारे पास इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है व्हेन अ जॉइंट मूव्स एंड रिड्यूसेस द एंगल बिटवीन द बोन्स। तो जब जॉइंट मूव करता है और एंगल बिटवीन द बोन्स रिड्यूस हो जाता है ना, एट द जॉइंट द मूवमेंट इज कॉल्ड। तो ये जो मूवमेंट होते हैं वो मेरे पास फ्लेक्शन होता है। मान लो कि ये मेरे पास आर्म है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है? आर्म है।
और इसमें मूवमेंट की बात ये हो रही है कि ये मेरे पास जॉइंट हो रहा, एल्बो मेरे पास यहाँ पर जॉइंट में बन जाएगा, है ना। तो अब इन दोनों के बीच में एंगल रिड्यूस हो रहा है, तो मेरा जो आर्म है वो ऐसे आ जाएगा, इस तरफ की मूवमेंट हो जाएगी, मान लो ऐसे बन रहा है यहाँ पे, है ना। तो मेरे पास जो एंगल है यहाँ पर वो कैसा हो जाएगा, वो उन दोनों के बीच में रिड्यूस हो रहा है, इसीलिए जो हमारे पास ऑप्शन है वो फ्लेक्शन आएगा। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज, तो जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है हम सब उसे लॉ ऑफ एक्सेलरेशन या फिर लॉ ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पर सही आ रहा है। इस प्रॉब्लम में हमारे पास दिया हुआ है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो टोल्ड, तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है न्यूटन्स का, तो उसे हम सब लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। हमारे पास इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो यही हमारे पास स्टेटमेंट होता है थर्ड लॉ के लिए। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है हमारे पास न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो टोल्ड, तो जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है हम सब उसे लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि उसमें मेरे पास एवरी एक्शन के लिए ऑपोजिट और इक्वल रिएक्शन भी होता है। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है द एंगल बिटवीन द टू बोन्स डिक्रीजेस इट इज टर्म्ड एज, तो जो एंगल बिटवीन टू बोन्स जॉइंट्स पर जो हमारे पास एंगल डिक्रीज हो जाता है हम सब उसे फ्लेक्शन बोलते हैं। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट एंड इन्वर्सली ऑन द, तो बेसिकली क्या होता है हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला होता है, ये होता है F = m × a। तो इसमें ध्यान से देखें तो जो एक्सेलरेशन होता है, ये मतलब एक्सेलरेशन जो होता है वो डायरेक्टली मेरे पास फोर्स पर प्रोपोर्शनल होता है, और अगर मैं इसे फॉर्मूले को ऐसे बना दूँ a = F/m, है ना। तो ये जो एक्सेलरेशन है वो इन्वर्सली किस पर प्रोपोर्शनल है, 1/m पर, तो m बेसिकली यहाँ पर मास होता है, तो जो ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो सही आएगा। इस प्रॉब्लम में क्या दिया हमारे पास इन दिस स्टेज मोटर कंट्रोल ऑफ द हेड कम्स बिफोर कंट्रोल ऑफ द लेग्स, तो ये मेरे पास दिए क्या हुआ है, ये मेरे पास मोटर डेवलपमेंट के लिए जो चिल्ड्रंस में मोटर डेवलपमेंट होती है उनकी जो स्टेजेस हैं उन सभी में से बताना है कि ये स्टेज कब पॉसिबल हो जाता है। तो ये वाला जो स्टेज है ना मेरे पास, जो मेरे पास ये वाली स्टेटमेंट है वो मेरे पास इन्फेंसी पीरियड के दौरान होती है। इन्फेंसी पीरियड कहाँ से होता है, ये बेसिकली मेरे पास बर्थ से लेके सेकेंड ईयर तक ये अपने पास बच्चों में देखा जा सकता है। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है व्हाट इज़ द मेजर कॉज ऑफ पुअर पोस्चर इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन, तो पुअर पोस्चर के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे पास क्या हो जाता है, रीज़न हो जाएगा, वो मेरे पास मेल न्यूट्रिशन होता है। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ अ चाइल्ड्स डेली एक्टिविटी, तो हमारे पास इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, वॉचिंग टीवी फॉर लॉन्ग आवर्स, वो किसी भी एक्टिविटी स्पेशली जो चिल्ड्रन की डेली एक्टिविटी है उसका हिस्सा नहीं होना चाहिए। इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है मच ऑफ द मोटर स्किल्स, मतलब मोटर स्किल्स की जो डेवलपमेंट है लर्निंग डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन, तो ज़्यादा इसमें मोटर स्किल्स हमारे पास डेवलप्ड हो जाती है, तो वो जो पीरियड होता है हमारे पास वो चाइल्डहुड पीरियड होता है जिसमें मोटर स्किल्स अपने डेवलप्ड हो रहे होते हैं। इस प्रॉब्लम में हमारे पास क्या दिया हुआ है गर्ल्स टेम्परली सरपास बॉयज़ इन फिजिकल डायमेंशन, स्पेशली जिसमें बोल रहे हैं हम सब हाइट और वेट में, तो वो कौन सा पीरियड होता है हमारे पास, वो हमारे पास मिड एडोलेसेंस का पीरियड होता है। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है इन कंपैरिजन ऑफ अदर ग्रोथ स्टेजेस इन्फेंसी इज मोर अ पीरियड ऑफ, तो जिसमें हमारे पास जो इन्फेंसी होता है ना, मतलब ये वो पीरियड होता है जिसमें ये बर्थ से लेके कब तक रहता है, ये सेकेंड ईयर तक हमारे पास रहता है, और इसमें जो मोटर स्किल्स की डेवलपमेंट होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में होती है, ठीक है। तो इसीलिए मेरे पास इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, फास्ट ग्रोथ आ जाएगा। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है पोस्चर इज द इंडेक्स ऑफ योर, तो इससे जो सही ऑप्शन है पोस्चर हमारी पर्सनैलिटी को बताता है। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है द परसिस्टेंट पुअर पोस्चर इन एनी एक्टिविटी मे कॉज, मतलब पुअर पोस्चर की वजह से हमारे पास क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो इससे हमारे पास
जो पोस्चरल डिफॉर्मिटी होती है वो पॉसिबल है। इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, इफ़ द स्पाइन हैज़ अ साइडवेज कर्व, मतलब जो हमारी स्पाइन है वो कैसे है, वो टर्न किया हुआ है, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे हम सब स्कॉलियोसिस कहते हैं। मतलब जो, अगर हम सब देखें ध्यान से, तो ये अगर मेरे पास पोस्चर है, ये मेरे पास क्या है, ये बैक है अपने पास, ठीक है, ये अपने पास स्पाइन है बेसिकली। पर इस प्रॉब्लम में क्या होता है, हमारी जो स्पाइन होती है ना वो यहाँ से ऐसे टर्न हो जाती है, मतलब हम सब नीचे की तरफ यहाँ पर मुड़े हुए रहते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, एन एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ स्पाइन, तो स्पाइन का एबनॉर्मल कर्वेचर, ठीक है, एट फ्रंट, तो फ्रंट की तरफ से एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, वो जो प्रॉब्लम होती है, डिफॉर्मिटी जो होती है, उसे हम सब लॉर्डोसिस कहते हैं यहाँ पर। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है, वॉकिंग बेयरफुट ऑन सैंड और रफ ग्राउंड हेल्प्स टू करेक्ट, तो ये बेसिकली हमारे पास रेमेडी होती है जिस डिफॉर्मिटी जो सही करने के लिए, जो फ्लैट फुट होता है हमारे पास उसे सही करने के लिए ये मेरे पास एक बहुत अच्छी रेमेडी है। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है, लॉर्डोसिस कैन बी फाउंड इन, तो वैसे जो लॉर्डोसिस की प्रॉब्लम होती है वो सभी ऑल एजेस में हमें पता चल जाता है, पर अगर मैक्सिमम की बात की जाए तो मैक्सिमम मेरे पास वो किसमें होते हैं, वो या तो मेरे पास वुमेन्स में हो सकते हैं, या फिर हमारे पास यंग जो हमारे पास अडल्ट होते हैं उनमें ये सब बीमारी ज़्यादा देखने को मिल जाती है, ठीक है, पर ये सभी ग्रुप्स एजेस में पाए जाते हैं, इसीलिए इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, दिस डिफॉर्मिटी इज़ ऑल्सो कॉल्ड राउंड बैक और हंच बैक, तो ये फेमस डिफॉर्मिटी होती है हमारे पास। इसमें बेसिकली क्या होता है, हमारे पास जो स्पाइन है वो हमारी स्पाइन एकदम सीधी होनी चाहिए, पर इस बीमारी में हमारे पास, या जो डिफॉर्मिटी है उसमें जो हमारी स्पाइन होती है वो कुछ ऐसे टर्न हो जाती है, ठीक है, तो इसी को हम सब राउंड बैक या फिर हंच बैक बोलते हैं, और इस डिफॉर्मिटी को हम सब कायोफोसिस बोलते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या दिया है मेरे पास, द मेडिकल नेम फॉर दिस डिफॉर्मिटी इज जीनू वेल्डम, तो मतलब इन सभी में से कौन से ऑप्शन सही है जिसका मेडिकल नेम मेरे पास जीनू वेल्डम होता है, तो ये जो प्रॉब्लम है हमारे पास वो नॉट नीज होती है। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है, द पोस्चर डिफॉर्मिटी इज ऑपोजिट ऑफ नॉट नीज, तो नॉट नीज का जो ऑपोजिट होता है पोस्चरल डिफॉर्मिटी, हम सब उसे बो लेग्स कहते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या होता है, मान लो कि ये मेरे पास लेग है अपने पास, तो ये कुछ ऐसे आ जाते हैं, है ना, और जबकि नॉट नीज में क्या होता है अपने पास, ये जो हमारी नीज होती हैं वो आपस में यहाँ पर टच कर जाती हैं। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है, इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द बेबीज लेग्स इन द वॉर्म, तो ये जो प्रॉब्लम है हमारे पास, ये जो डिफॉर्मिटी है, ये इससे क्या होता है हमारे पास, ये इसमें सिम्टम होता है, तो ये किसमें हो सकता है हमारे पास, ये हमारे पास बो लेग्स के लिए सिम्टम होता है। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटी, मतलब कि वो डिफॉर्मिटी जो स्पाइन से रिलेटेड नहीं है। कायोफोसिस स्पाइन से रिलेटेड होती है, स्कॉलियोसिस भी हमारे पास स्पाइन से ही रिलेटेड है, और साथ ही साथ जो लॉर्डोसिस है वो भी स्पाइन से ही रिलेटेड है, तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, फ्लैट फुट। इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, डोमुथासन एंड पद्मासन आर परफॉर्म टू रेक्टिफाई विच पोस्चरल डिफॉर्मिटी, तो ये जो हमारे पास आसन है वो इसलिए परफॉर्म किए जाते हैं ताकि हम सब जो नॉट नीज की प्रॉब्लम है हम सब उसे सही कर सकें। इस प्रॉब्लम में हमारे पास क्या दिया हुआ है, इफेक्टिव प्लानिंग कैन हेल्प इन, तो प्लानिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे पास या फिर जो फैक्टर्स थे उन सभी में से हमें जो पता चलता है वो क्या है कि प्लानिंग हमें हेल्प कर सकता है इम्प्रूविंग करने में, किसमें, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में, फिर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन भी पॉसिबल होता है, और चांसेस ऑफ मिस्टेक भी हमारे पास रिड्यूस हो जाते हैं। इसीलिए प्लानिंग इन सभी ऑप्शन में से जो डी ऑप्शन है वो मेरे पास सही ऑप्शन आ जाएगा। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है, प्री टूर्नामेंट टास्क आर डन, तो मतलब टूर्नामेंट से पहले वाले जितने भी टास्क हैं वो किसके द्वारा होते हैं हमारे पास, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास, प्री यूज़ हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बिफोर द टूर्नामेंट, टूर्नामेंट से पहले ये सभी जो भी टास्क होते हैं हमारे पास वो कंप्लीट किया जाता है। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन अ स्पोर्ट्स प्रोग्राम। तो स्पोर्ट्स प्रोग्राम में सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारे पास, प्लानिंग होती है सबसे फर्स्ट स्टेप। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ फाइनेंस कमेटी इन द टूर्नामेंट। तो जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये फाइनेंस कमेटी है, मतलब ये बजट से रिलेटेड जो भी हमारे पास टूर्नामेंट में वर्क होते हैं वो कंप्लीट करती है। तो हमारे पास यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, प्रिपेयर बजट ऑफ द टूर्नामेंट। तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास सही आएगा। इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, वर्ड्स लाइक प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द ग्राउंड। तो प्रिपरेशन और मेंटेनेंस ऑफ द ग्राउंड आर डन बाय। तो ये जो बी ऑप्शन है हमारे पास, ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी, ये इसका वर्क होता है। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अ टूर्नामेंट। तो इन सभी में से अगर ऑप्शन को ध्यान से देखिए तो जो सी ऑप्शन है कैश टूर्नामेंट, ऐसा कोई भी टूर्नामेंट हमारे पास पॉसिबल नहीं होता है। इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, राउंड रोबिन इज ऑल्सो टोल्ड एज। तो राउंड रोबिन तो हम सब लीग टूर्नामेंट के नाम से भी जानते हैं। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है दिस टाइप ऑफ अ टूर्नामेंट इज अ फास्ट मेथड टू नो अबाउट द विनर टीम इन द टूर्नामेंट। तो इस प्रॉब्लम का हमारे पास आंसर जो है वो हो जाएगा नॉट आउट टूर्नामेंट। इससे इसलिए चलिए इसमें हमारे पास जब दो टीम्स आपस में कंपटीशन कर रही होती है तो उसमें जो लूजिंग टीम होती है वो उसी समय उस टूर्नामेंट से ही बाहर चल जाती है, समझे। तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास सही आएगा। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है इन दिस टूर्नामेंट एवरी टीम लूज इन वंस इज एलिमिनेटेड। तो इसका ऑप्शन तो हमारे पास नॉट आउट टूर्नामेंट होना चाहिए, क्योंकि इसी टूर्नामेंट में हमारे पास जो टीम्स होती हैं वो जब दोनों टीम्स मैच कर रही होती हैं तो उसमें जो लूजिंग टीम होती है वो बाहर चल जाती है। और नॉट आउट टूर्नामेंट हमारे पास दो तरीके के होते हैं, सिंगल और डबल। तो यहाँ पर पहले ही बताया हुआ है कि वंस इज एलिमिनेटेड, ठीक है, एवरी टीम लूज इन वंस इज एलिमिनेटेड। तो जो सी ऑप्शन है हमारे पास सिंगल नॉट आउट टूर्नामेंट, वो इस प्रॉब्लम का फाइनल आंसर होगा। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है विच फॉर्मूला इज यूज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ बाइस टू बी गिवन इन ईच हाफ इन केस ऑफ इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स के लिए है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर फिक्सचर बनाऊंगा तो जो भी टीम्स होंगी वो जैसे हमारे पास इक्वल पोर्शन में यहाँ पर डिवाइड हो जाएंगी, इक्वल फर्स्ट हाफ और ये सेकेंड हाफ। तो ये दोनों ही जो हाफ है अपने पास वो दोनों ही सेम नंबर के लिए आएंगे। तो इसमें जो बाई होता है हमारे पास उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है NB/2, जहाँ पर NB क्या होता है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बाइस। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है इफ़ देयर आर 15 टीम्स, तो 15 टीम्स है हमारे पास पार्टिसिपेटिंग इन अ नॉट आउट टूर्नामेंट, देन द नंबर ऑफ मैचेस विच विल बी प्लेड आर। तो नंबर ऑफ मैचेस हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मैचेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपने पास n-1। n-1 होता है हमारे पास फॉर्मूला। n क्या होता है, n हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टीम्स होती है। तो यहाँ पर 15 है तो 15 - 1 मतलब कितना आ जाए मेरे पास 14। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही आ रहा है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही आ रहा है। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है व्हाट इज द फॉर्मूला टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैचेस इन लीग फिक्सचर फॉर इवन नंबर ऑफ टीम्स। तो इवन नंबर ऑफ टीम्स के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा लीग फिक्सचर के लिए। तो ये जो सी ऑप्शन है हमारे पास n-1/2 ये सही ऑप्शन है, जहाँ पर n की हमारे पास n है टोटल नंबर ऑफ टीम्स। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है इन केस ऑफ इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स ऑफ टीम्स विच टीम गेट्स द थर्ड बाय। तो मान लो कि मैं यहाँ पर फिक्सचर ड्रॉ करता हूँ और इवन नंबर ऑफ टीम्स हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो अपर हाफ है हमारे पास, जो अपर हाफ है और जो लोअर हाफ है उन दोनों में हमारे पास सेम नंबर ऑफ टीम्स होने वाली है। तो बाय द प्रोसीजर आप सब जानते ही हो, जो लोअर हाफ होता है उसमें जो सबसे लास्ट टीम होती है उसे फर्स्ट बाय मिलती है, अपर हाफ के फर्स्ट टीम जो सेकेंड बाय, और यहाँ पर हमसे पूछा हुआ है जिसको थर्ड बाय मिलने वाली है। तो थर्ड बाय जो होती है हमारे पास वो लोअर पोर्शन के फर्स्ट टीम जो हमारे पास मिलता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, तो जो लास्ट टीम ऑफ द अपर हाफ हमारे पास यहाँ पर सही हो रहा है।
नहीं, थर्ड बाई हमारे पास किसमें मिल रही है, लोअर पोर्शन के फर्स्ट टीम को, तो फर्स्ट टीम ऑफ द लोअर हाफ, ये वाला ऑप्शन हमारे पास सही आ रहा है। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है लीग टर्म नॉट आउट टूर्नामेंट इज अ पार्ट ऑफ विच टूर्नामेंट, तो जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये हमारे पास कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट होता है। इस प्रॉब्लम में हमारे पास दिया हुआ है इन साइक्लिक टूर्नामेंट टीम्स आर रोटेटेड, तो किस तरफ हमारे पास रोटेशन होती है साइक्लिक टूर्नामेंट, ये होता है हमारे पास क्लॉकवाइज। इस प्रॉब्लम में हमारे पास दिया हुआ है द एनर्जेटिक फूड कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एसेंशियल केमिकल्स फॉर आवर बॉडी टर्म्ड एज, तो उस बेसिकली हमें नाम बताना है कि जिसमें क्या होता है एसेंशियल केमिकल्स होते हैं वो भी बहुत तरीके के, तो उसे हम सब क्या बोलते हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन है हमारे पास वो ऑप्शन नंबर बी है, उसे हम सब न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है शुगर, स्वीट्स और ब्रेड आर रिच सोर्सेस ऑफ, तो इन सभी से हमें क्या मिलता है, इन सभी से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है सनलाइट इज़ अ सोर्स ऑफ, तो सनलाइट से हम सब जानते ही हैं कि हमें विटामिन डी मिलता है। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है विटामिन के इज़ एसेंशियल फॉर, तो विटामिन के हम सब जानते हैं क्या होता है एंटी ब्लीडिंग विटामिन होता है हमारे पास, तो इसलिए हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ए है नॉर्मल कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, ये विटामिन के यूज़ होता है। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी प्रोसेस, तो विटामिन डी की कमी की वजह से हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी रिकेट्स होता है वो पॉसिबल हो जाता है चिल्ड्रंस में। इसमें क्या होता है कि उनकी जो बोन्स होती है वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती हैं और क्या हो जाता है फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है बैलेंस्ड डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर, तो बैलेंस डाइट की इंपॉर्टेंस तो हम सब जानते ही हैं, ये डिसीज़ प्रिवेंशन भी करता है, मीटी न्यूट्रिशनल नीड्स भी ये प्रोवाइड कर देता है और इम्यून सिस्टम भी हमारे पास बैलेंस डाइट की वजह से सही रहता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाए मेरे पास, तो जो डी ऑप्शन है ये यहाँ पर सही आंसर है। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल एंगेजिंग इन हार्ड फिजिकल वर्क लिविंग मेनली ऑन, तो मतलब इसमें यह हुआ कि ऑल ओवर द वर्ल्ड की जो पीपल हैं वो किस सोर्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाए मेरे पास ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट पर वो सब डिपेंड रहते हैं। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रो न्यूट्रिएंट, इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये मेरे पास लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेंगे, है ना, तो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो हम सब जानते हैं कि फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स मैक्रो न्यूट्रिशन ही होते हैं, तो जो ऑप्शन नंबर डी है मिनरल्स वो क्या होता है माइक्रो होता है हमारे पास। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है ग्लूकोज इज़ अ टाइप ऑफ, तो ग्लूकोज के बारे में हम सब जानते हैं कि वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन एलिमेंट ऑफ, तो कार्बोहाइड्रेट हमारे पास तीन बेसिकली इसमें कार्बन होता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों ही पाए जाते हैं, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, तो जो बी ऑप्शन है हमारे पास वो सही आ रहा है। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मैक्रो मिनरल, मतलब जो लार्ज क्वांटिटी में हमारे पास प्रेजेंट रहेंगे, तो जो ऑप्शन नंबर डी है कैल्शियम वो हमारे पास सही ऑप्शन है। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ माइक्रो न्यूट्रिएंट, मतलब इनकी जो प्रेजेंस होनी बैलेंस डाइट में वो थोड़ी सी कम होनी चाहिए, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है विटामिन वो यहाँ पर सही ऑप्शन है। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है स्टार्च इन पोटैटोज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो जो स्टार्च होता है तो वो सब तो हम जानते हैं कि वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है, तो इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो रहा, ये बेसिकली हमारे पास कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स इन द रेशियो, तो बेसिकली जो वाटर का फॉर्मूला होता है वो होता है H2O, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का हमारे पास 2 एटम होते हैं और ऑक्सीजन का हमारे पास 1 एटम प्रेजेंट रहता है, तो देखिए अगर रेशियो देखिए तो जो ऑप्शन नंबर सी है 2:1 में यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है दे आर कॉल्ड एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी, तो ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो प्रोटीन्स के लिए बोला जाता है। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है दिस विटामिन इज एसेंशियल फॉर गुड आई साइट,
तो ये जो पॉसिबली हमारे पास ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, जो आईसाइट के लिए हम सब विटामिन ए यूज़ करते हैं। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है दिस मिनरल इज़ एसेंशियल फॉर हेल्थ ऑफ बोन्स एंड टीथ। तो स्पेसिफिकली यहाँ पर बोन्स और टीथ की बात हो रही है और यहाँ पर मिनरल पूछ रहे हैं, तो ये जो मिनरल होता है हमारे पास वो कैल्शियम होता है। इस प्रॉब्लम में पूछा हुआ है अ बैलेंस डाइट हैज़ अ प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स इन अ रेशियो। तो यहाँ पर हमसे रेशियो पूछ रहे हैं, तो ये जो रेशियो होता है हमारे पास ये 1:1:4 के रेशियो में यहाँ पर डिवाइडेड होते हैं। इस प्रॉब्लम में हमारे पास दिया हुआ है 50 मीटर स्टैंड इन स्टार्ट हेल्प्स इन मेजरिंग। तो ये जो होता है हमारे पास 50 मीटर, ये जो टेस्ट है हमारे पास स्टैंड इन स्टार्ट वाला, इससे हम सब क्या यूज़ करते हैं, इससे हम सब स्पीड और एक्सेलरेशन टेस्ट करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्पीड दिया हुआ है। इस प्रॉब्लम में हमारे पास दिया हुआ है स्टैंड इन ब्रॉड जंप हेल्प्स इन मेजरिंग। तो ये जो हमारे पास टेस्ट है इससे हम सब क्या यूज़ करते हैं, इससे हम सब एक्सप्लोसिव पावर ऑफ लेट्स के बारे में टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही आ रहा है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही आ रहा है। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है द हार्वर्ड स्टेप टेस्ट वॉज इनिशियली डिज़ाइंड फॉर। तो इनिशियली जो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट था हमारे पास वो सिर्फ और सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया था। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है इन ऑर्डर टू टेस्ट द एंड्योरेंस ऑफ यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ 9 से 17 ईयर्स वाले द फिजिकल एजुकेटर्स वुड ऑफ्टन यूज़। तो इन ऑर्डर टू टेस्ट एंड्योरेंस और एरोबिक स्ट्रेंथ दोनों ही यूज़ करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ए है 600 मीटर रन एंड वॉक टेस्ट वो यूज़ होता है। इस टेस्ट में हमें क्या पता चलता है, इसमें हमें एक तो एंड्योरेंस पता चल जाता है और क्या पता चल जाता है हमारे पास, इसमें हमारे पास एरोबिक फिटनेस का भी पता चल जाता है। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है इन ऑर्डर टू मेजर एब्डोमिनल स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर तो हमसे स्पेसिफिकली पूछ लिया है एंड द फिजिकल एजुकेटर्स वुड ऑफ्टन यूज़। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं एब्डोमिनल स्ट्रेंथ के लिए हम सब क्या यूज़ करते हैं, हम सब यहाँ पर पार्शियल कर्ल अप्स यूज़ करते हैं। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज़ बेस्ट टू मेजर स्पीड एंड एजिलिटी। तो स्पीड और एजिलिटी स्पेसिफिकली हम सब जो ऑप्शन नंबर डी है 4x10 मीटर की जो शटल रन होती है उससे यूज़ कर सकते हैं, जान सकते हैं। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है द बैरोमोटर एबिलिटी टेस्ट वॉज डेवलप्ड बाय। तो किसने इस एबिलिटी टेस्ट को बनाया था, तो जो ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर हैरोल्ड एम बैरो, उन्होंने ही इसे बनाया था। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आइटम्स इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द बैरोमोटर एबिलिटी टेस्ट। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है बार स्नैप वो इस टेस्ट का हिस्सा नहीं है। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है इन मेडिसिन बॉल पुट टेस्ट। तो ये टेस्ट है हमारे पास द फाइनल स्कोर ऑफ एन इंडिविजुअल इज द डिस्टेंस ऑफ द बेस्ट पुट मेजर टू द नियरेस्ट। तो यूनिट्स क्या हो जाएंगे उसकी, तो यूनिट्स मेरे पास फीट में या फिर फुट में इसे मापा जाता है। इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है व्हेन स्टूडेंट्स आर मेड टू डू zigzag रनिंग देयर टीचर्स एम इज़ टू नो हाउ। तो zigzag रनिंग से हम सब क्या जानते हैं, इससे हम सब स्पीड और एजिलिटी के बारे में जान सकते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो एजाइल दे आर, वो हम सब यहाँ पर जान सकते हैं। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है व्हेन वाज हार्वर्ड स्टेप टेस्ट डेवलप्ड। तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट हमारे पास 1943 में बनाया गया था। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है हु डेवलप्ड हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट हमारे पास ल्यूशियन ब्रोहा और उनकी जो टीम है उन्होंने ही उसे बनाया था। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इज़ यूज्ड टू मेजर। तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का यूज़ हम सब एरोबिक फिटनेस को जानने के लिए करते हैं। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है रॉटपॉट वॉच टेस्ट इज़ यूज टू मेजर। तो बेसिकली ये जो वॉच है हमारे पास ये 1 माइल टेस्ट होता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या मेजर होता है, इसमें हमारे पास कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस मेजर किया जाता है।
इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है द रॉटपॉट वॉकिंग टेस्ट, जो कि हमारे पास क्या होता है बेसिकली 1 माइल टेस्ट होता है, और इस टेस्ट में हमारे पास कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस का पता चल जाता है। तो वो कब बनाया गया था? वो 1986 में हमारे पास बनाया गया था। इस प्रॉब्लम में हमारे पास दिया हुआ है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द बॉट्स यूज्ड बाय बॉयज़ इन हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। तो यूनिट से ध्यान से देखें तो वो यहाँ पर इंचेस में दिए हुए हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी है 20 इंचेस का जो बॉट्स होता है वो यूज़ किया जाता है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है मेडिसिन बॉल पुट इन बैरोमोटर एबिलिटी टेस्ट इज़ यूज टू मेजर। तो इससे हम सब क्या यूज़ करते हैं? तो इससे हम सब यहाँ पर, तो इसका ऑप्शन हमारे पास डी ऑप्शन हो जाएगा। ये बेसिकली आर्म और शोल्डर के स्ट्रेंथ के लिए यूज़ किया जाने वाला टेस्ट होता है। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है विच टेस्ट आइटम इज़ यूज टू मेजर लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। तो लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी हम सब चेयर सिट एंड रीच टेस्ट से यहाँ पर जान सकते हैं। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।